हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा यूनिट नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। बेलमेंट एंड प्लेज है। बेलमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल है बेलमेंट के टॉपिक, बट इसमें से बहुत बढ़िया केसेस बनेंगे। ठीक है, तो आपने बहुत ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि ये समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन इससे क्लियर हो सकता है। कंसेप्ट है थोड़ा सा। चेक करते हैं बेलमेंट का मीनिंग क्या होता है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं स्टार्टिंग में ले लेती हूँ, जिससे कि आपके माइंड में एक चीज बैठ जाएगी। अगर सपोजिंग आपके पास कोई बाइक है, ठीक है जी, बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, स्टार्ट नहीं हो रही, कुछ भी रिपेयर उसको रिक्वायर्ड है। आप शॉप पे गए, ठीक है, आप रिपेयर की शॉप पे गए, आपने वहां पे जाके अपनी बाइक की पोजीशन दे दी। मतलब आपने उन्हें बाइक दी, है ना, चाबी दी, वहीं पे बाइक खड़ी कर दी। और आपने बोला कि भाई ये इसमें ये प्रॉब्लम है, मैं कब तक लेके जाऊं। उसने कहा कि मैं ना 6-7 घंटे में कर दूंगा, या मान लो कि शाम को गए तो उसने बोला सुबह को आपको ये बाइक वापस दे दूंगा। ठीक है जी, बात को समझना क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व हुए इसमें। एक मूवेबल गुड था, है ना, जिसकी पोजीशन आपने ट्रांसफर कर दी। ठीक है जी, आपने उसकी पोजीशन ट्रांसफर कर दी है किसी दूसरे पर्सन को, किसी अदर पार्टी। ठीक है, क्यों की है भाई? फॉर सम स्पेसिफिक वर्क, कोई ऐसा पर्टिकुलर काम करना था जिस वजह से आपने ऐसा किया है। ठीक है जी, क्या वो आपसे पैसा लेगा वो काम करने के? इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वो पैसा लेगा। आगे हम कई एग्जांपल चेक करेंगे जहाँ पे वो पैसा नहीं लेगा, वो ग्रेचुटोस बेलमेंट माना जाएगा। ठीक होती है बात। उसके बाद क्या वो बाइक अपने ही पास रख लेगा या वो रिटर्न भी करेगा? वो रिटर्न करेगा। ठीक है जी, फॉर श्योर। हर केस के अंदर वो रिटर्न बेलमेंट का जो भी ऑब्जेक्ट है ना, जो भी चीज है, जो भी थिंग है, उसे वो वापस जरूर करेगा। तो बेलमेंट कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है जी, कुछ एक बातें हम इसके बाद में देखेंगे। अभी मैं यही एग्जांपल को बेस रखती हूँ, ड्यूटीज वगैरह यही एग्जांपल को मैं वापस लेके आऊंगी। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि कई चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। स्टडी मैट निकाल लेना है आपने, स्टडी मैट पे चेक करते हैं। कहते हैं वर्ड बेलमेंट डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बेलियर, विच मीन्स टू डिलीवर, हैंड ओवर। आपने अपनी बाइक को हैंड ओवर किया है। आपने एक जीन्स खरीदी, ठीक है, एग्जांपल मैंने पहले भी लिया हुआ है। उसको ऑल्टर करना है आपने। आपने वो जीन्स शॉप वाले को दे दी है, ठीक है। ऑल्ट्रेशन करने के बाद आप वापस ले लोगे। पोजेशन जीन्स की शॉप के पास है, शॉपकीपर के पास है। क्या वो कुछ पैसा लेगा? लेगा। इस केस के अंदर कुछ वर्क करेगा उसके ऊपर? करेगा फॉर श्योर इस केस के अंदर। क्या वो जीन्स अपने ही पास रख लेगा या रिटर्न करेगा? वो रिटर्न करेगा। बिल्कुल सेम दोनों एग्जांपल पैरेलल हमने लिए हैं। चेक करते हैं बेलमेंट सेक्शन 148 के अकॉर्डिंगली क्या है। Bailment is a delivery of goods by one person to another for some purpose. क्या ये पर्पस हमेशा ऐसा ही होगा कि उसके ऊपर कुछ काम हो? नहीं, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो। आगे आगे अभी कई तरीके के पर्पस हम चेक करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल चीजें भी यहाँ पे आएंगी। कॉन्ट्रैक्ट दैट द गुड शेल, जब वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, या फिर कुछ सेल करनी है, किसी थर्ड पार्टी को बेचना है हमने, तो वो बेचे जाएंगे। जो भी करना है, जैसे मान लो कि हमने कोई प्रोडक्ट बना लिया, चेयर्स है, उसकी फाइनल पॉलिशिंग रह गई है। फाइनल पॉलिशिंग करने के लिए मैंने किसी पॉलिश की शॉप पे भेज दिया, पोजीशन दे दी, वर्क करना, पैसे मैं दूंगी। पर अब वापस मैं नहीं लूंगी चेयर। मैंने कहा कि ये चेयर तुम राम के घर भेज देना, क्योंकि राम ने मेरे से वो चेयर्स परचेज की हैं। तो चाहे तो वो रिटर्न हो रही है, चाहे अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द पर्सन। जो मेरी डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली डिस्पोज ऑफ हो रही है, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान देना इस बात को, द पर्सन डिलीवरिंग। मैंने आपको एक शुरू में बात बोली थी, जो भी ओनर होगा उसके पीछे वर्ड के अर आता है ना, अपने लिए समझने के लिए। ऐसा कोई कहीं लॉ में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, बेलर ओनर ऑफ द गुड्स है। दूसरा पर्सन क्या होता है? बेली। ठीक है जी, ई जिसके पीछे आएगा। तो यही बात वो यहाँ पे कह रहा है। एग्जाम्पल रीड कर लेना आपने। एनालिसिस चेक कर लेते हैं एक बार। एनालिसिस में क्या कहता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है जी।
बेलमेंट इज बेस्ड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, कुछ गलत काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना होगा। डिलीवरी ऑफ गुड्स, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी का एग्जाम्पल अभी हम देख लेंगे, थोड़ी देर में आएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको आप 1 मिनट के लिए पेंडिंग रख लो, थोड़ी देर में भी आएगी। डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी होनी चाहिए। बेलमेंट ओनली ऑफ मूवेबल गुड्स है। सोचो जरा, आपने हाउस प्रॉपर्टी उठाई और किसी को दे दी और बोला इस पे पेंट कर दो, तो ऐसा है नहीं है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो बेलमेंट हमेशा पोजेशन को ट्रांसफर कर रहा है। जब हमारा सामान उठ के कहीं और जा रहा है तो नेचुरल सी बात है वो मूवेबल गुड्स ही होगा, याद रखनी है इस बात को। फॉलोइंग काइंड्स ऑफ डिलीवरी, डिलीवरीज की काइंड्स आप लोगों ने फाउंडेशन में देखी हुई है ना, तो उसी का बेस बना के हम देखते हैं एक्चुअल डिलीवरी, जब उठा के हमने सामान को दे दिया। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया जीन्स का, हमने उठा के सामान उसको शॉप वाले को दे दिया। कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी चेक करते हैं, वेयर डिलीवरी इज डन मेड बाय डूइंग एनीथिंग, इफेक्ट याद आ जाएगा आपको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, है ना। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एग्जांपल तब भी यही था, अब भी यही है, कीज ऑफ कार। ठीक है जी, सिंबॉलिक में आ जाता था, नो डाउट ये एक कुछ मोर और लेस सेम बात आ जाती है। डिलीवरी ऑफ की ऑफ अ कार टू अ वर्कशॉप डीलर फॉर द रिपेयर ऑफ द कार, हमने कार को कहाँ रखा, मान लो हमने कार को गैरेज के बाहर रख दिया, ठीक है, या एक गली उधर रख दिया, वहाँ पे जगह नहीं है, तो हम जाके गैरेज वाले को बोला, शॉप वाले को बोला, ये लो चाबी, वो नंबर है गाड़ी का और उसको रिपेयर कर दो। ऐसा बहुत बार होता है। पर्पस, किसी पर्पस के लिए, जीन्स की रिपेयर है, मोटर की रिपेयर है, जो भी है आपने किसी पर्पस के लिए दिया है। पोजेशन ट्रांसफर हो रही है, ठीक है ना। चेंज ऑफ पोजेशन कैन हैपन बाय फिजिकल डिलीवरी, या फिर ऐसा एक्शन है जिससे कि उसके पास, जैसे कि हमने चाबी दे दी उसको, उससे गुड्स की एक तरीके से पोजेशन पहुंच गई है। ओनरशिप चेंज नहीं हो रही है, ओनरशिप डीलर के पास ही है। एग्जाम्पल रीड कर सकते हो, बहुत सिंपल है चीजें। आगे चलते हैं, रिटर्न ऑफ गुड्स। रिटर्न ऑफ गुड्स में समझ लेते हैं कुछ बातें। जब वो काम हो गया, जैसे जीन्स ऑल्टर हो गई, बाइक रिपेयर हो गई, तो वो चीज वापस लेने की बात की जाएगी, उस रिटर्न ऑफ गुड्स की बात की जाएगी। कोई पर्टिकुलर टाइम हो सकता है, या उसने कहा होगा भाई मैं फोन कर दूंगा जब तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। बट ये नहीं है कि वो सामान हमारा बेली के पास ही रह जाए, ऐसा नहीं है पॉसिबल। ठीक है, वो सामान बेलर के पास आएगा वापस फॉर श्योर। Goods should be returned to the same in the same form as given or may be altered as per the bearer's direction. It should be noted that exchange of goods should not be allowed. एक जीन्स दी उसके बदले तो दूसरी जीन्स मिल गई है, भाई ऐसा नहीं है, जो सामान दिया है वही वापस मिलेगा। The bailey cannot deliver some other goods. Deposit of money is not bailment. क्योंकि जो हमें नोट वापस मिलेंगे, क्या वो सिमिलर नोट्स होंगे, भाई नहीं, ऐसा जनरली नहीं होगा, तो वो बेलमेंट नहीं माना जाएगा, है ना। नहीं तो कोई स्टूडेंट सोचेगा कि भाई ये तो बेलमेंट ही है, हमने पैसा दिया, हमने रखा, सेफ कस्टडी हो गई, ठीक है, उसके बदले में कुछ ना कुछ हमारे एनुअल चार्जेस लगते हैं अकाउंट के, तो क्योंकि वो पैसे के नोट अलग मिलेंगे, इस वजह से वो बेलमेंट नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बेलमेंट चेक करते हैं। डिलीवरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर हेल्ड फॉर बेलर्स यूज, ठीक है जी। Goods given to a friend for his own use without any charge, hiring of goods, delivery to a creditor to serve as a security, delivery for repair, delivering goods for the carriage। चेक करते हैं एक बार फटाफट से, सारी बातें भी आएंगी डिटेल में। ग्रेचुटस पेमेंट और नॉन ग्रेचुटस पेमेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। जैसे ना आपको याद होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आपने फाउंडेशन में किया था, तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, इस तरीके के कई कई बेसिस बना के उन्होंने आपको कॉन्ट्रैक्ट्स के डिफरेंट टाइप्स बताए थे। वही चीज यहाँ पे हो रही है, अब वो कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। बेलमेंट के टू टाइप्स हैं, है ना। पहला क्या है, ग्रेचुटस बेलमेंट। ग्रेचुटस बेलमेंट का मतलब क्या है, फ्री ऑफ चार्ज। भाई आपको ना कहीं अर्जेंसी में जाना पड़ गया,
ठीक है जी। आप आउट ऑफ स्टेशन 5-7 दिन के लिए, आपके घर में गोल्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने ना अपने नेक्स्ट डोर नेबर हैं जिनसे आपकी काफी फ्रेंडशिप है, आपने अपना सारा गोल्ड उठा के उनके पास रख दिया, उन्हें बोला कि तुम अपने गोदरेज में रख लो, मैंने अलग बैग में ये सब अपना डाल के रख लिया है, या जहाँ पे भी तुम्हारा पड़ा हुआ है वहां पे मेरा रख लो, लॉकर है या जहाँ पे भी पड़ा हुआ है। अब ऐसे केस में देखा जाए तो काम क्या किया है बेबी ने, सेफ कस्टडी दी है, ठीक है जी। पोजेशन मूवेबल आइटम की ट्रांसफर की गई है, हुआ है ऐसा, ठीक है। जब आप वापस आओगे तो आप ये कहोगे चल भाई गोल्ड तू ही रख, ऐसा नहीं है, गोल्ड वापस मिल जाएगा। पर क्या वो पर्सन आपसे कुछ चार्ज लेगा कि भाई देखो तुम्हारा 5 दिन के लिए हमने रखा, इसके लिए इतना चार्ज दो? भाई जनरली ऐसा नहीं होगा, एक नेचुरल सा एग्जांपल लिया हमने, ऐसा ऐसे एग्जांपल में नहीं होगा, यानी कि वो तो एक जस्ट फ्री ऑफ चार्ज उसने कोई काम आपका किया है, तो ये माना जाएगा ग्रेचुइटस बेलमेंट, ठीक है जी। इसके साथ में मैं एक एग्जांपल और ले रही हूँ ताकि पूरे चैप्टर में आपको और एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ग्रेचुइटस का। आपके घर में एक पेट है, ठीक है, आपको 5-7 दिन के लिए इमरजेंसी में जाना पड़ गया जहां आप उस पेट को नहीं ले जा सकते, आपने बोला कि भाई ये पेट मेरा यहाँ पे इस नेबर के घर में रखा जाए। आपने क्या किया, उसके पेट का जो भी खाने पीने का सामान था वो सारा सामान दे दिया, ठीक है। यानी कि ये ना हो कि नेबर के ऊपर कोई बर्डन पड़े, ऐसा भी नहीं है, हमने मिनिमम सामान जो था हमारा वो सब हमने दे दिया। क्या वो कुछ चार्जिंग करेगा रखने के लिए? नहीं, ऐसा वो नहीं करेगा। हाँ, उसने भी सामान ले लिया जो खाने का सामान था। एक तरीके से क्या हो रहा है, पोजेशन ट्रांसफर हो रही है, ठीक है जी। सेफ कस्टडी, एक पर्पस क्या है यहाँ पे, सेफ कस्टडी का पर्पस है, मूवेबल है ना, ऑब्वियसली बात है, पेट मूवेबल है तो वहां पे जा रहा है, तो ऐसे केस में जब आप वापस आओगे तो अपना पेट आप अपने पास वापस ले लोगे। ये भी एग्जाम्पल माना जाएगा ग्रेचुइटस पेमेंट का। आगे चलते हैं, नॉन ग्रेचुइटस पेमेंट। नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट का एग्जांपल जो भी हमने लिया, जीन्स की बात की, मोटरसाइकिल की बात की, तो वो जो भी एग्जांपल जिसमें पैसा लिया जा रहा है वो एग्जांपल्स किसके हैं, नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट के एग्जांपल हैं। देखो जी, ग्रेचुइटस फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर, मतलब जब ग्रेचुइटस बेलमेंट आपकी बात आई तो उस केस के अंदर जो गोल्ड आप अपना रख रहे हो उसका क्या फायदा हो रहा है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, उसे कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा। दूसरा एग्जांपल क्या कह रहे हैं, फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेली, ठीक है जी। जैसे कि ध्यान से समझना बात को, आपके नेबर को, आपके फ्रेंड को आपकी बाइक चाहिए, उसने कहा यार 2 दिन के लिए बाइक दे दे, बहुत जरूरी है, आपने कहा कोई बात नहीं, खड़ी हुई है तो ले जा, यानी कि पर्पस क्या है देने का, भाई उसे नीड है, मूवेबल आइटम ट्रांसफर हो गया, 2 दिन के बाद वापस बाइक आ जाएगी, ठीक है जी। पर्पस वो जो भी उसको काम है वो अपना काम कर लेगा। क्या 2 दिन बाद आप कहोगे ले भाई इतना रेंट का बिल है, 2 दिन का रेंट दे दे बाइक का? नहीं, यानी कि ग्रेचुइटस बेनिफिट ऑफ बेलर भी हो सकता है। एग्जाम्पल लिखते जाना यहाँ पे, गोल्ड कॉमा पेट ऐसे एग्जाम्पल लिखते जाना, या फिर बाइक आपके फ्रेंड को चाहिए, ये भी एग्जाम्पल बेली के लिए हो सकता है। नॉन ग्रेचुइटस बहुत सिंपल है, जीन्स वेयर का एग्जांपल आप समझो। आगे चलते हैं, बड़ा ध्यान से समझते हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर। अब जिस जो पर्सन ओनर है उसके क्या क्या ड्यूटीज है ना, समझते हैं बात को। सेक्शन 150 पे मैं आ चुकी हूँ। बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन द गुड्स बे। अब बस एग्जांपल्स लिखते जो सारा काम आपका हो जाएगा। एक मेरे पास आयरन है प्रेस, जिससे कपड़े प्रेस होते हैं, उसमें कुछ मुझे लगा करंट आ रहा है, मुझे कुछ उसमें रिपेयर की जरूरत है, मैंने वो उठाई, मोबाइल आइटम में उठा के रिपेयर की शॉप पे ले गई और बोला रिपेयर कर दो। मैंने तो बताया ही नहीं कि इसमें बहुत हैवी करंट आ रहा है, मैंने कुछ नहीं बताया, ठीक है जी। उसने जैसे ही लगाया तो उसके जो सर्किट था उसमें प्रॉब्लम आ गई और उसका शॉर्ट सर्किटिंग वहां पे हो गई, ठीक है। क्या आपको लगता है मुझे ये बात वहां पे बतानी चाहिए थी, डिस्क्लोज फैक्ट करने चाहिए थे? बिल्कुल करने चाहिए थे, ठीक है। जब कोई इतना मेजर चीज है, ठीक है, या तो था छोटी मोटी बातें तो उसे भी पता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, रिपेयर के लिए आया, पर इतना कोई मेजर अगर कोई चीज हो रही है, ठीक है, इतना मेजर करंट का वोल्टेज वो पिक कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है ये बात मुझे बतानी बहुत जरूरी थी, ठीक है जी। बेलर की ड्यूटी है बाउंड टू डिस्क्लोज फॉल्ट, क्या क्या फॉल्ट है वो बताने जरूरी थे, और विच द बेलर इज अवेयर, जिसके बारे में मैं अवेयर थी,
और जो नेचुरल सी बात है मटेरियली यूज करते हुए उनका फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो चीज मुझे बतानी जरूरी है। मटेरियली इफेक्ट कर देना, इंटरफेयर की जगह आप लिख देना इफेक्ट, और एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क इफ ही डज नॉट मेक सच, तो ऐसे केस में जो भी शॉर्ट सर्किटिंग उसकी शॉप पे हुई है उसका जितना खर्चा आएगा वो खर्चा पे करने के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी बनती है। इफ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज, चाहे उसे बात पता थी या नहीं पता थी। ध्यान से समझना दोनों का डिफरेंस। भाई मैं ना रिपेयर कराने लेके गई हूँ पर मुझे नहीं पता कि कितना वोल्टेज है। सपोजिंगली मैंने ना 1 साल के बाद वो आयरन उठाई है, मैंने सोचा भाई कोई प्रॉब्लम ना हो, पहले रिपेयर की शॉप पर जाके पूरा इसे ओके कर देती हूँ, यानी मैं किसी फॉल्ट के बारे में अवेयर नहीं हूँ, ठीक है जी। तो मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कहीं पर ड्यूटी नहीं है मेरी पैसा पे करने की। पर अगर मैंने वो चीज किसी को लोन पे दी है, हायर के दी है, जैसे मेरी आयरन पड़ी है चाहे साल से 6 महीने से पड़ी, कोई बंदा आया कह रहा दे दो, मैंने उसको दे दी, ठीक है, पहले मुझे खुद चेक करनी चाहिए थी। वो बंदा मुझे कह रहा है हायरिंग पे दे दो, है ना, या मान लो कि मैंने, मेरे पास कोई कार है, ठीक है, कोई बाइक है, वो मैंने किसी को भाड़े पे दी है, हायरिंग पे दी है, तो ऐसे केस के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आई, एक्सीडेंट हुआ, ब्रेक खराब है, कुछ भी है, तो भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी क्योंकि मैं किसी को दे रही हूँ हायरिंग पे, है ना, तो वो मैं होली फुली रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। तो उसके लिए जो भी डैमेज आएगा उसकी पे करने की ड्यूटी बेलर की बनती है, क्योंकि चाहे वो अवेयर है चाहे वो नहीं है, पर हायरिंग का केस एक्सेप्शनल है, मैं दे रही हूँ, दोनों केसेस यहाँ पे कवर होंगे, और वो कहेगा कि आपको चाहे पता है चाहे आपको नहीं पता, दोनों केसेस के लिए आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो। बट अगर दूसरा फर्स्ट केस देखो तो उसके लिए सिर्फ तभी रिस्पॉन्सिबल है जब वो पर्सन अवेयर है। एग्जाम्पल देखते हैं, लेंजा हॉर्स, पता है उसको विशेष है, बताया नहीं जाता, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ए हायर्स अ कैरेज ऑफ बी, द कैरेज इज अनसेफ, चाहे उसे वो अवेयर नहीं है फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। लायबिलिटी बेली की तब अराइज होगी, शुड हैव नॉलेज ऑफ द डिफेक्ट एंड द बेली शुड नॉट बी अवेयर, बेली को नहीं पता होना चाहिए और बेलर अवेयर होना चाहिए। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क हुआ यानी कि छोटी मोटी बात की बात नहीं करी जा रही यहाँ पे, तो जैसे हमने शॉर्ट सर्किटिंग के एग्जांपल है, कुछ मेजर रिस्क हुआ है। एग्जांपल आपने रीड कर लेना है, हेमन एंड वाइफी वर्सेस नाई एंड सन्स करना है आपने एक बार रीड, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बताओगे क्योंकि सेम कंसेप्ट है इसका। आगे चल रही हूँ, ड्यूटी टू पे द नेसेसरी एक्सपेंसेस, whereby condition of the bailment goods are to be kept or to be carried or to have work done upon, bail is to receive no remuneration, यानी कि जो ऐसा केस है जैसे कि पेट को आप दे आए, उसका खाना पीना भी नहीं दे के आए, वो गलती है आपकी, जो भी उसका खाना पीना है उसका पैसा दो या फिर वो खाना पीना वहां पे दे के आओ। बेली इज टू रिसीव नो रेमुनरेशन, ठीक है, कोई रेमुनरेशन है नहीं, तो बेलर शैल रीपे जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हुए हैं वो काम करने के लिए, वो पैसा उसको देना पड़ेगा। आगे चलते हैं, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, bailor must compensate the bailey for loss or damage suffered that is in excess of the benefit received where he had lent the goods gratuitously and decides to terminate the bailment before the expiry of the period of the bail। बात को समझते हैं भाई, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना बेलर बेली का, उसने सपोजिंगली यहाँ पे टाइम लिख दिया, हाँ ये सामान मेरा इतने दिन के लिए तुम्हारे पास रहेगा, ऐसे केस में किसी कारणवश उसको वो कॉन्ट्रैक्ट पहले खत्म करना पड़ रहा है जिसकी वजह से बेली को कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है जी। कैसी प्रॉब्लम हो सकती है भाई, उसे कोई लॉस सफर हुआ है, ऐसे केस में नेचुरल सी बात है बेलर आके उसको कंपनसेट करेगा, क्योंकि प्री मेच्योर टर्मिनेशन बेलर की वजह से हो रही है। तो इंडेमनीफाई वर्ड आ रहा है यहाँ पे, इंडेमनीफाई का मतलब यहाँ पे कंपनसेट लेके चलना है आपने, है ना, कोई टेक्निकल नहीं जाना है, कंपनसेट लेके यहाँ पे आपने चलना है। कंपनसेट करेगा बेलर बेली को जो भी उसका लॉस हुआ है। आगे चेक करते हैं, बेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग, इंडेमनीफाई एनी लॉस, जो भी उस पर्सन को हुआ है उसकी वजह से, कोई काम करने की वजह से कोई लॉस हुआ है, बेनिफिट से ज्यादा लॉस हो गया है बेली को,
where the bailey may sustain by reason bailey was not entitled to make the bailment or to receive back the goods or to give direction respecting them defective title in the ठीक है जी। देखो बात को, बेली को रीजन है ना, बेली के पास कोई लॉस हुआ है, ठीक है, was not entitled to make the bail या फिर रिसीव बैक और टू गिव द डायरेक्शंस। बात को समझ लेते हैं फटाफट से। सपोजिंगली एक घर में 3-4 लोग हैं, एक टेबल पड़ा हुआ उनके घर में, उन्होंने उस टेबल को पॉलिश कराना है। एक पर्सन है, ठीक है, मान लो कि वो पर्सन जाता है शॉप पे, कहते हैं इसके ऊपर ना गोल्डन कलर का पॉलिश कर दो, ठीक है जी। उसने गोल्डन पॉलिश कर दिया, मान लो कि वो ज्यादा बड़ा बच्चा है, मतलब 16-17 साल का है, ठीक है। ओनर को लगा हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा मेच्योर है, तो मैं इसका पॉलिश जो ये कह रहा है वैसे कर देता हूँ, ठीक है जी। अब क्या होता है, अब एक दिन के बाद उसके घर का कोई, मतलब उसके फादर जाते हैं, बड़ा कोई पर्सन जाता है, उन्होंने कहा ये क्या किया तुमने, पॉलिश गोल्डन कर दी, किसके कहने पे? उन्होंने कहा भाई वो तुम्हारा बच्चा आया था। वो कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, इसको गोल्डन को हटाओ, यहाँ पे तो ब्राउन करो, तो बच्चा उसकी बात क्यों मान ली तुमने? अब मुझे बात बताओ, शॉपकीपर क्या जो गोल्डन पॉलिश की है उसके लिए पैसे नहीं लेगा उस बंदे से, फादर से? क्या वो पैसे नहीं लेगा? भाई बिल्कुल लेगा। इसमें ओनर की क्या गलती है? टेबल आ रहा है तुम्हारे घर से, नॉर्मल एक पर्सन आके कह रहा है पॉलिश करो, तो वो तो कर देगा ना, ठीक है ना। तो ऐसे केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। बेलर इंडेमनीफाई करेगा लॉस जो बेली को हुआ है। रीजन क्या है? बेलर जो आया था ना वो बच्चा पहले, वो तो इंटाइटल्ड ही नहीं था, है ना, एक तरीके से अथॉरिटी नहीं थी उसके पास टू रिसीव बैक द गुड्स, या फिर डायरेक्शन देने की भी अथॉरिटी नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर जो भी लॉस हुआ है उसकी भरपाई कंपनसेशन डीलर करेगा। डिफेक्टिव टाइटल इन गुड्स, मान लो कि वो पर्सन के पास जेन्युइनली कोई टाइटल नहीं है, माइनर का केस ले लो चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे केस में जिसके पास टाइटल है वो आके अगर कोई खर्चा करेगा तो उस केस के अंदर भी पैसा मिलेगा बेली को फॉर श्योर। देखो जी बात क्लियर होती है यहाँ पे। It is the duty of the bailor to receive back the goods when the bailor returns them after the time of bailment has expired या purpose accomplish हो गया है। If the bailor refuses to take delivery of goods, जब ऑफर किया उसने फोन किया आके ले जाओ, ठीक है जी, वो आके नहीं लेके गया, 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए, 5 दिन को जो उस प्रोडक्ट को मेंटेन करने का खर्चा हुआ है वो खर्चा लिया जा सकता है। एग्जाम्पल रीड कर लेना, इसका बहुत सिंपल है। सेफ कीपिंग के लिए जो भी खर्चा हुआ है, कस्टडी के लिए जो भी खर्चा हुआ है वो वापस लिया जाएगा, ठीक है जी। बेली की ड्यूटीज चेक करते हैं। अब बेली की ड्यूटी क्या है? टेक केयर, रीजनेबल केयर ऑफ द हेडिंग, देखनी है आपने इसमें मेन अच्छे से, बात को समझना है, जो मैं बोल रही हूँ एग्जाम्पल वो छोटा छोटा लिख लेना। भाई जो भी सामान दिया उसका ध्यान रखो, पता चले मैंने बाइक दी, उसने कहा कल सुबह ले जाना, कल सुबह गई तो बाइक चोरी हो गई है, ठीक है। जीन्स देने गई हो, जीन्स की वहां पे आग लग गई है, ठीक है। पता चलता है सारा सामान तो बच गया क्योंकि वो उन्होंने अलग जगह रख दिया था, मेरी जीन्स ही रह गई। तो भाई जैसा एक प्रूडेंट पर्सन अपने सामान का ध्यान रख रहा है वैसा ही मेरे सामान का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है जी। लॉकर है, मैं लॉकर मतलब कि मैंने किसी अपने नेबर को गोल्ड दिया, पता चले मेरा गोल्ड तो वो लॉबी में रख के सो गए, अपना गोल्ड उन्होंने एक लॉकर लिया हुआ गोदरेज का उसमें डाल के सो गया, है ना, तो मेरा तो आके चोर उठा के ले गया। तो भाई जो प्रूडेंट पर्सन अपना सामान जैसा रख रहा है वैसा ही मेरा सामान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं चेक कर रही हूँ, नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द गुड्स, अनऑथराइज यूज नहीं करना। अपने धोबी को कपड़े दिए प्रेस करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल बेलमेंट का एग्जांपल है, चेक कर लेना सारे एसेंशियल्स इसमें फुलफिल हो रहे हैं। तो पता चला वो धोबी का लड़का आपको किसी शादी में मिला मोहल्ले की, वो शादी में आपकी शर्ट पहन के घूम रहा है, ठीक है ना, तो भाई ये चीज तो नहीं करनी चाहिए उसको। तो कोई इनकंसिस्टेंट यूज आप देखना है कि बेले तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। पता चले कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसमें कुछ फट गया, कुछ खराब हो गया, तो नेचुरल सी बात है वो धोबी से आप नई शर्ट लोगे या धोबी को डैमेजेस पे करने के लिए कहोगे। नेक्स्ट चीज चेक करनी है आपने,
एज पर सेक्शन 153 बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर है इफ द बेली डज एनी एक्ट with regards to the goods built inconsistent with the conditions। यानी आप चाहो तो अपनी शर्ट वापस ले आओगे फटाफट से, चाहो तो आप कहोगे चल कोई नहीं एक दिन पहन ली क्या फर्क पड़ता है। वॉइडेबल है वो, आप वॉइडेबल का मतलब ना समझते हो। ऑप्शन किसका है? एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना है थर्ड पॉइंट को। नॉट टू मिक्स द गुड्स। ठीक है जी, गुड्स को मिक्स नहीं करना है, आपके गुड्स सेपरेट रह सकें, है ना, वो इतना आप ध्यान रखते हुए चलना है। बेबी को आपने कॉटन दी है, ऑयल दिया है, ऐसी चीजों के लिए उसने अलग पैकेट बनाया, आपका नाम लिखा उसके ऊपर और अलग स्टोर कर लिया। जैसे कि वेयर हाउस में आप गए, कह रहे बेल इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द गुड्स विद द बेल ऑफ हिज ओन गुड एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द बेलर, और इफ ही विद द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्सेस द गुड्स। तो ध्यान रखना है कि दोनों पार्टीज की गुड्स जो है अलग अलग होने लायक हो। If the baler without the consent of the baler mixes the goods, own goods should be separated, separate करने लायक हो। एग्जाम्पल चेक करते हैं, 100 बेल्स ऑफ कॉटन है, बेल की है, पर्टिकुलर मार्क है, उसके ऊपर कुछ मार्क बना हुआ है टू बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी ने विदाउट ए कंसेंट मिक्स कर दी, क्यों मिक्स कर दिए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब वो लेने आएगा उसका सामान अलग है एक तरीके से, उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टार बना हुआ है, मार्क बना हुआ है, उठा के सामान दे दिया जाएगा। एज एंटाइटल्ड टू हैव, अपने ही वो 100 बेल्स लेके चला जाएगा। ठीक है, अगर कोई सेपरेट करने में कोई खर्चा हुआ है तो वो कौन बियर करेगा? वो बेली ही बियर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं, इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्स करता है गुड्स तो इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट द गुड्स। ठीक है ना, तो भाई अब ऐसे केस में तो गड़बड़ है। ऐसे केस में तो अगर कोई मिक्सिंग कर दी है और उसको सेपरेट ही नहीं कर सकते तो मैं तो कहूंगी कि भाई मुझे तो मेरे गुड तो नहीं, तो तुम कंपनसेशन पे करो। एग्जाम्पल रीड करते हैं इसका, ए बेल्स केक फ्लोर, कोई समझ लो आटा टाइप है, 4500 का कोई हाई लेवल आता है, विदाउट कंसेंट ऑफ ए मिक्स कर रहा है, कंट्री फ्लोर है जो कि सिर्फ 2500 का है, 4500 और 2500 को मिक्स कर दिया है। अब ऐसे केस के अंदर वो तो ऑब्वियसली कहेगा भाई मुझे तो 4500 वाला ही चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसको कंपनसेशन मिल जाएगी। बी मस्ट कंपनसेट ए फॉर द लॉस ऑफ हिज। आगे चलते हैं, रिटर्न द गुड्स, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बिलर, भाई जैसे उसको मिले थे वैसे रिटर्न करे, जो काम करना था वो काम टाइम से करके उसे वापस दे देगा। अगर टाइम से नहीं रिटर्न करता है, ठीक है ना, तो जो भी लॉस होगा बेलर का इस वजह से, उस लॉस टाइमली लॉस जो टाइम की वजह से लॉस हुआ है वो पे किया जाएगा। एग्जाम्पल रीड कर लेना, बहुत सिंपल है। जब उसने कहा था उतने देर में नहीं दिया, उसके बाद कोई लॉस हो जाता है, कोई एक्सीडेंट अकर हो जाता है, तो वाई वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, मतलब बेली रिस्पॉन्सिबल रहेगा। सेक्शन 163 चेक करते हैं, रिटर्न एंड एक्रीशन फ्रॉम द गुड्स। एक्रीशन के ऊपर लिख लो इंक्रीज। ठीक है जी, काव दी थी, काव के साथ में काफ भी हो गया है ना, बछड़ा भी साथ में हो गया। जब हमने दिया वेयर हाउस में रखा या कहीं पे भी उसको सेफ फैसिलिटी में रखा, तो भाई जो बछड़ा है वो भी वापस करो। ठीक है ना, वो तुम्हारा तो नहीं, वो तो हमारा ही है। Absence of any contract to the contrary को underline कर लेना, बेली बाउंड टू डिलीवर टू द बेलर अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एनी इंक्रीज और प्रॉफिट जो भी एग्री हुआ है। ए लीव्स अ काउ इन द कस्टडी, काउ ने काफ को बर्थ दे दिया तो वो भी वापस करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल। ठीक है, कहते हैं कि जो भी हमने सामान दिया, मान लो कि जीन्स थी मैंने दी, वही शॉप पे कोई पर्सन ऑर्डर करने के लिए दी थी, वही शॉप पे कोई पर्सन है कहता नहीं मुझे तो यही जीन्स खरीदनी है, तो भाई वो मेरी है, उसको बेचो मत, आके एडवर्स टाइटल मत करो, है ना, वो जिसकी है उसी को वापस जाएगी, आप अंदर रखो उसको। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, हम जाते हैं, हम कहते हैं भैया ये सामान दे दो, कहते हैं ये तो बिका हुआ है, ठीक है, तो हम कहते हैं अंदर रखो ना, दिखा क्यों रहे हो तुम डिस्प्ले में। ठीक है ना, तो वो चीज हो जाती है कि भाई एडवर्स टाइटल जिसने बेच दिया, जिसका है उसी का रहेगा, बार बार वो किसी और को नहीं बेच सकता, हमारा सब, हमारा टाइटल बुक टाइटल रहेगा, उसे एडवर्स टाइटल नहीं कर सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चेक करेंगे ड्यूटीज ऑफ द, आगे इसमें ड्यूटीज ऑफ बेली आज हमने कर लिया, बेलर की ड्यूटीज कर ली, राइट्स ऑफ द बेलर हमने नेक्स्ट क्लास में करना है।